हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। तो कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी किस में अधिक होती है? गैस में होती है। ध्यान रखिए कि किस में होती है? गैस में होती है। अब देखिए, गैस के जो अणु होते हैं दूर दूर होते हैं ठोस और द्रव के अपेक्षा। ठोस और द्रव के अपेक्षा क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, इसीलिए इनमें आकर्षण बल कम होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें इनके बीच जो आकर्षण बल होता है, ठीक है, आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। आकर्षण बल कम होता है और इसी कारण इनके बीच क्या हो जाए? गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। गतिज ऊर्जा अधिक होने की वजह से ये क्या करते हैं? अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। तो अगर पूछे कि गतिज ऊर्जा किसमें कम होती है? गैस में होती है। अधिक ऊर्जा किसमें होती है? गैस में। लेकिन अगर पूछा होता आकर्षण बल किसमें अधिक होता है, तो ठोस में हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है। कह रहा आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है, वो किसमें हो जाएगा? अभी देखिए, आकर्षण आणविक आकर्षण यानी आकर्षण बल की बात कर रहा है। तो बताए हैं आकर्षण बल किसमें अधिक होता है? ठोस में होता है। क्योंकि ठोस में गैस और द्रव के अपेक्षा इसके जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं, इसीलिए इनके बीच के आकर्षण बल क्या होता है? अत्यधिक होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किस में होता है? आकर्षण बल ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा है कि सत्य नहीं है। तो सर्वाधिक संभावित गति बढ़ जाती है तापमान की वृद्धि से, ठीक है, सर्वाधिक गति संभावित बढ़ जाती है, ये बात सही है। अगर तापमान में वृद्धि होगी तो उसकी सर्वाधिक संभावित गति क्या होगी? बढ़ जाएगी, सही है। सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है। देखिए, गति तो बढ़ती है, उसके साथ अंश नहीं बढ़ता है, गलत है। यही आपको बताना था कि सत्य नहीं है, तो बी वाला क्या होगा? सही हो जाएगा। इसमें ये सत्य नहीं है। कौन सा आंसर सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। बाकी वितरण व्यापक हो जाता है। वितरण वक्र के तहत क्षेत्र उतना ही रहता है जितना निम्न तापमान के नीचे होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गैस अणुगति सिद्धांत यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो। अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो, ठीक है, अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो तभी परम शून्य तापमान की प्राप्ति होती है। तो परम शून्य तापमान का प्राप्त होगा जब अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। जब अणुओं की गति क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि ठोस, द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं। विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? आपको इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सत्य है, ठीक है। तो अब देखो भाई, सबसे ज़्यादा विसरण किस में होता है? गैस में होता है, ठीक है। किस में होता है? गैस में होता है। देखिए, द्रवों के विसरण दर ठोस या गैसों की तुलना में अधिक होती है। भाई, द्रवों में गैस की तुलना में अधिक थोड़ी ना होगा। तो इसमें देखिए बी वाला सही है। गैसों की विसरण दर द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होती है। गैसों में जो विसरण दर होती है वो द्रव और ठोस की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। करेक्ट, ठोसों की विसरण दर द्रव या गैस की तुलना में अधिक होती है, ठोसों में नहीं होती है। बाकी सब गलत हो जाएगा। कौन सा सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर, कह रहा है यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो, ठीक है, तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? घटेगी। क्या होगी? घटेगी। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है? घट जाती है। क्योंकि यहाँ पर पहले से जलवाष्प भरा हुआ वायु में, तो ये ज़्यादा उस पर अपने तरफ खींच नहीं पाता है, इसलिए वाष्पीकरण की दर क्या होती है? घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वस्तुतः, देखिए अगला है कि वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र की दीवारों पर लगाया गया बल है गैस के अणुओं के, ठीक है, तो गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गैस के अणुओं की दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है
कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान, तो ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है। देखिए इसका तापमान जब वो पिघलता, ठोस जैसे है, जैसे बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ जब पिघलता है पानी में बदलता है, ठीक है, किस में बदलता है, पानी। तो जो इस दौरान इसका तापमान होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका तापमान क्या होगा, परिवर्तित, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, यानी निश्चित नियत ताप पे होता है। तो कभी भी इसका तापमान में परिवर्तन नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। तो बहुत लोग कर देंगे कि बढ़ेगा या घटेगा, नहीं होता भाई, परिवर्तित ही नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा, आपका उष्मा शुरू हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या शुरू हो जाएगा, उष्मा। इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, ये सब फ्री कॉस्ट होता है, तो इसको जरूर कीजिएगा। तेरा लगभग केल्विन पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है, तो जल का घनत्व कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। अब यहाँ पर देखिए घनत्व पूछा है, तो देखिए 4, अब यहाँ पर केल्विन में कह दिया है, तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होता है। देखिए अगर सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 4 होगा, 4 सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल का घनत्व होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अब डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, सेंटीग्रेड है, तो इसको केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ दीजिए। कितना जोड़ दीजिएगा, 273, 273 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होएगा, 277 हो जाएगा। तो अब देखिए 177 किस में है, सी में है, किस में है, सी में। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है कि जल का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर इसी को केल्विन में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 273 जोड़ेंगे, तो 273 में 4 जोड़ेंगे 277 हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात और ध्यान रखना है कि सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए 273 को जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ पर फारेनहाइट में दिया है, ठीक है, सेंटीग्रेड में दिया, फारेनहाइट में पूछा है। तो 37 तापमान लगभग के बराबर होता है, तो 37 सेंटीग्रेड, ठीक है, ये कितनी फारेनहाइट के बराबर होता है। तब आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, कितना होता है। देखिए C/5 F-32/9 होता है फार्मूला, F-के 32/9, इसी पे आपको रख देना, C/5 32-9 होता। अब C का वैल्यू कितना दिया है, 37 दिया है, कितना दिया है, 37, और नीचे कितना दिया है, 5 दिया है, ऊपर कितना है, F-के 32 है, नीचे कितना है, 9। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 9 का इसमें गुणा करके फिर 5 से भाग करना है, और -32 इधर ला के जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे देखिए हम सॉल्व करके रखें तो ये आपका आ जाएगा 98.6 फारेनहाइट आ जाएगा, यानी डी वाला सही हो जाएगा। देखिए अब यहाँ थोड़ा जगह कम है, आपको हम बता रहे 37 का 9 में गुणा कर दीजिएगा, जो भी आएगा 5 से भाग कर दीजिएगा, ठीक है। अब भाई -32 इधर आके जुड़ जाएगा, +32 हो जाएगा, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। तो देखिए अभी फार्मूला आप याद पढ़े हैं, C/5 F-32/9। तो बस इतना ही ध्यान रखना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये 32 फारेनहाइट के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इसी फार्मूले से निकाल भी सकते हैं, क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहते ही सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। अब भाई अब 0 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 का 0 में तो कितना होगा, 0, और 5 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, ये भी 0। देखिए 0 को 9 में गुणा करेंगे 0, 5 से भाग करेंगे 0, यानी इधर सब कितना होगा 0, F-32 बराबर 0, तो यह बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ऐसे निकाल भी सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड जल की भौतिक अवस्था क्या होगी भाई, चलिए कमेंट करके बताइए। देखिए 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका किस में होगा, द्रव में होगा। किस में होगा, द्रव में होता है, ठीक है भाई। 0 डिग्री पे तो ठोस होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठोस होगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो द्रव हो जाएगा, और 100 पे बॉयल होता है तो 100 के बाद गैस शुरू होगा, तो उस 12 कितना हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि -200 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस फारेनहाइट में होगा। तो -200 डिग्री सेंटीग्रेड, अब देखिए अभी बताए हैं, इसको ऐसे लिख दीजिए, C/5 होता है तो 200/5 हो जाएगा। F-32
अपॉन 9 होता है। अब देखिए 5 से काटेंगे, ये 5 चौक 20 यानी -40 हो जाएगा। 3 का गुणा 9 का गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 यानी -360 हो जाएगा। ये वाला -32 इधर आएगा तो प्लस के 32 हो जाएगा, प्लस के 32 हो जाएगा। तो -360 में से आपको क्या कर देना, 32 को जोड़ देना है। 360 में प्लस 32 जोड़ेंगे, ये माइनस में है तो इसको घट जाएगा। तो अभी जब घटे जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 328 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 328। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। भाई 360 में से 32 घटा लीजिएगा तो आपका आएगा माइनस के 328। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी का हिमांक बिंदु है, पानी का हिमांक बिंदु है, तो पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है। अब देखिए अगर डिग्री सेंटीग्रेड में होता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में दिया है तो ये बताया 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, 32। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है -273.15 तापमान इसके बराबर होता है। तो ये 0 केल्विन अभी बताए हैं। ठीक है, कि जब भी सेंटीग्रेड दिया रहे तो उसको क्या किया जाता है, केल्विन बनाने के लिए जोड़ा जाता है कितना, 273। तो देखिए 273 में सेंटीग्रेड है, इसमें अगर 273 जोड़ेंगे, अब देखिए एग्जैक्ट वैल्यू 273.15 होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग सॉल्व करने के लिए, आसान करने के लिए 273 जोड़ते हैं। 273 से 273 कट जाएगा, कितना आएगा, 0 केल्विन आ जाएगा। तो सेंटीग्रेड को अभी बताए ना, केल्विन बदलने के लिए 273 जोड़ा जाता है। 273 में 273 जोड़ेंगे, ये माइनस में है प्लस में, तो 0 नहीं आ जाएगा। तो किसके बराबर होगा, 0 केल्विन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 केल्विन के बराबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप को दर्शाता है, परम शून्य। ठीक है, तो शून्य से 273 से कम होता है। ठीक है, परम शून्य ताप कितना होता है, 0 से, ठीक है, 273 से कम होगा तो परम शून्य ताप को दर्शाता है। ठीक है, शून्य से कहाँ तक, 273 से कम होना चाहिए, 273 से कम होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक को दर्शाता है। तो क्रायोजेनिक को क्या दर्शाता है, कम तापमान। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर सबसे कम तापमान होता है, यानी माइनस में जितने तापमान होते हैं सबसे कम माइनस में, उसको क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक इंजन। आप देखे होंगे बड़े बड़े जो होते हैं रॉकेट वॉकेट होते हैं, उस पर सबसे कम टेम्परेचर यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए उसको क्रायोजेनिक इंजन बोला जाता है। जहाँ पर सबसे कम तापमान होता है, ठीक है, वहाँ पर उसको क्या बोला जाता है, क्रायोजेनिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रायोजेनिक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, बताए हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन है घुमा दिया है, किस तापमान पानी का घनत्व अधिकतम होता है, अधिकतम किस पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। दोस्तों थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो भी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, वो उनमें साइंस आना फिक्स है। ठीक है, हम बहुत जल्दी आपसे रीजनिंग भी आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। बस थोड़ा सा और लोग सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, तो जल्दी रीजनिंग शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अभी बताए हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, इसमें 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में हो जाएगा, तो 277 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा था, यही क्वेश्चन एनटीपीसी में भी पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। तो मानक कक्षीय तापमान कितना होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो 273 केल्विन होता है। ठीक है, मानक कक्षीय तापमान कितना होता है, 273 केल्विन होता है। कितना होता है, 273 केल्विन होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 372 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन पैमाने पर परिवर्तित करें। तो सेंटीग्रेड है,
ठीक है। केल्विन में करना 273 जोड़ दीजिएगा, 273 जोड़ दीजिएगा तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 5 है तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो कितना हो जाएगा ये आपका बी वाला सही हो जाएगा 645। भाई इकाई का अंक देखिए इधर 2 है इधर 3 है, 3 2 5, किसी ऑप्शन में 5 दिख ही नहीं रहा तो जोड़ने की जरूरत है ही नहीं आगे। अगला क्वेश्चन है कि सेंटीग्रेड, देखिए ये दिया है कि सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है, ध्यान दीजिएगा, सेंटीग्रेड जो है जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में किस पर नामित है, तो आपको बताना है ये किस पर नामित है। तो इनका नाम था अंडर सेल्सियस। भाई सेंटीग्रेड को सेल्सियस तो पढ़ा जाता है, अंडर सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा अंडर सेल्सियस हो जाएगा, इनके नाम पर था। अगला है कि सेल्सियस एवं फारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आपको प्रूव करके दिखा दे रहे हैं कि किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए फार्मूला पढ़ी है कि कितना होता है C/5 बराबर कितना होता है F माइनस के 32/9। तो कह रहा कि सेल्सियस एवं फारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दिखाएगा, एक समान पठन मान लेते हैं एक ताप पर दिखाएगा, यानी C की जगह भी x हो जाएगा, F की जगह भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 9 है, 9 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये 9x हो जाएगा, और 5 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और 5 का 32 में करेंगे 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 160 हो जाएगा। तो 5x इधर आके घट जाएगा, 9x में से 5x घटेगा कितना होगा 4x, और इधर कितना है माइनस के 160 है। तो जब 4 से काटेंगे कितने बार कटेगा 40 बार, यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आपका सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों क्या होते बराबर होते। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी -40 डिग्री पर, ठीक है, सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल आपस में बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर वही क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप की प्राप्ति होती है, तो परम शून्य ताप की प्राप्ति कब होगी, ठीक है, कि -273 सेंटीग्रेड के तापमान पर, -273 सेंटीग्रेड के तापमान पर परम शून्य की प्राप्ति होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ताप शून्य निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट जीरो के मान पर पहुंचता है, तो कब पहुंचता है, ये आपकी जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है, जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है तो ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे पहुंच जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है केल्विन पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर चेंज करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है 273 जोड़ देना है। 273 जोड़ेंगे तो 8 3 कितना होगा 11, 8 3 11 और 7 7 14 1 15 और 200 कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ 8 7 7 14 1 15 और 2 1 3 हो जाएगा, यानी 351 हो जाएगा। 351 किस ऑप्शन में है, डी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कितनी बार पूछा हुआ है, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए निम्न से क्या करना पड़ेगा। तो सेल्सियस से केल्विन के लिए 273 जोड़ना पड़ेगा, तो दिए गए तापमान में 273 जोड़ देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर के सामान्य माना जाता है, ठीक है। तो आपको बताना उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। तो कितना होता है, ये आपका 98.6 फारेनहाइट होता है। कितना होता है, 98.6 फारेनहाइट होता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि अगर डिग्री में पूछा होता, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में पूछा होता तो कितना ताप मान लिया जाए। देखिए फारेनहाइट में 98.6 होता है, आपको अब डिग्री सेंटीग्रेड में बताना कितना होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो अभी बताएं 98.6 फारेनहाइट होता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर 98.6 यहाँ सेंटीग्रेड मत मार दीजिएगा, ठीक है। तो कितना होता है 98.6 फारेनहाइट होता है। कितना होता है 98.6 फारेनहाइट होता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साहित्य दिया ना, अगर सेंटीग्रेड में अभी जो क्वेश्चन पूछे हैं कि सेंटीग्रेड पे कितना होता है सामान्य ताप, तो 37 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो सेंटीग्रेड में 37 होता है, फारेनहाइट में
98.6 होता है। अगला क्वेश्चन है कि 273 केल्विन का मान होगा, तो 273 का देखिए अब केल्विन में तो होगा नहीं, अब सेंटीग्रेड में पूछा है तो सिंपल सा बात है, केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने के लिए 273 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 273 को 273 कट जाएगा, कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन की क्या होता है, बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है, तो सेल्सियस और केल्विन के बीच क्या संबंध है भाई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन की क्या होता है, बराबर होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड अभी बताए ना, 0 सेंटीग्रेड को केल्विन बदलने के लिए 273 जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है, तो भाई तापमान का मात्रक इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा, कि फारेनहाइट में भी होता है, सेल्सियस में भी होता है, केल्विन में होता है, पास्कल नहीं होता। पास्कल किसका मात्रक होता है, इसके पहले हमने दाब वाला चैप्टर पढ़ाया था, दाब घनत्व, तो उसमें बताया था कि पास्कल किसका मात्रक होता है, दाब का होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। जो पानी है तरल और ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है, तो आपके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल और ठोस दोनों में विद्यमान हो सकता है। अभी बताए हैं कि देखिए आपका ठोस है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ये पिघलता है तरल बनता है, ठीक है, तब इसका तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हो जाएगा, ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होगा, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना होगा। तो देखिए केल्विन पैमाने पर हिमांक पूछ रहा है, तो अगर सेंटीग्रेड पे होता तो कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में पूछा है तो 273 जोड़ देंगे तो 273 हो जाएगा। देखिए यहाँ 273.15 दिया, हम बताए हैं एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है 273.15 होता है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ़ का गलनांक बिंदु है, पूछा है कि बर्फ़ का गलनांक बिंदु है, तो बर्फ़ का गलनांक बिंदु कहे चाहे हिमांक कहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या केल्विन में कहना है तो 273 जोड़ देंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके केल्विन में 273 केल्विन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पहले केल्विन पैमाने पर है ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए, तो जोड़ना मत कर दीजिएगा भाई, सेंटीग्रेड को जब केल्विन में लिया जाता है तब जोड़ा जाता है, इसमें कह रहा है केल्विन है, केल्विन पैमाने पे है तो सेल्सियस में है तो क्या करना पड़ेगा, 273 को घटाना पड़ेगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। यही सब चीज़ों को एग्जाम में ध्यान रखना, जल्दबाजी मत कर देना है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।